आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं द ग्रेट एकेपी सर। वेलकम सर। थैंक यू बेस्ट संकेत बुकोलॉजी सर। के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आज आप किस बुक के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहोगे? आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकूं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूं बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसको मैंने बहुत सालों से पढ़ा है और मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने उसे अप्लाई किया है। तो आज संकेत सर के मन में और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा और आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जी सर। तो मेरे इस बुक के रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सर कि रिच डैड और पुअर डैड, इन दोनों की सोच में मूल अंतर क्या होता है? यहाँ क्या है संकेत सर कि जो रिच डैड और पुअर डैड जो बुक है, उसके जो ऑथर है, उनके दो फादर थे। ऐसे तो किसी के दो फादर नहीं हो सकते, लेकिन उनके जो अपने फादर थे उनको वो कहते हैं पुअर डैड, और उनके दोस्त के जो फादर थे उनको वो कहते हैं रिच डैड। और अंतर ये है कि दोनों फादर की जो थिंकिंग पैटर्न थी, सोचने की जो पैटर्न थी, तो जो मेन डिफरेंस है वो विचारों का डिफरेंस है। क्योंकि जो रिच डैड थे ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते थे, या जो रिच डैड है वो स्कूलिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, वो इम्पोर्टेंट देते थे इन्वेस्टमेंट को। कैसे आप अपने पैसे को काम पे लगा सको और आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको बहुत सारी इनकम दे। जो पुअर डैड थे, उनका क्या था कि भाई आप रेगुलरली स्कूल जाओ, डिग्रियाँ पाओ, जॉब करो, और वो जो नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं ना, वो नॉर्मल लाइफ जियो। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि रिच डैड इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे और ऐसी सिस्टम बनाने पे फोकस करते थे कि जिसमें आपको काम कम करना है और आपके पैसे को, और जो सिस्टम है वो सिस्टम को ज़्यादा काम करना है। ओके सर, आपने जैसे बताया, तो उस हिसाब से रॉबर्ट ने इसमें ऐसा क्यों कहा है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? यहाँ एक बड़ी बात सभी लोगों को समझनी है। अगर जिसने ये बात समझ ली ना, तो समझो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और वो सच में अमीर बन सकेगा। जैसे कि नॉर्मली हमारी जो इनकम होती है ना संकेत सर, वो दो किस्म की होती है। एक इनकम होती है जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं, और दूसरी जो इनकम होती है जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम क्या है दोस्तों? कि जो इनकम कमाने के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़े। जैसे कि कोई बंदा अगर जॉब करता है, तो जॉब करता है तो क्या होगा कि जब वो जॉब करता है तो वो 8 घंटे हर रोज़ काम करेगा और महीने के अंत में उसे सैलरी मिलेगी। अगर वो जॉब छोड़ देगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा है जो बिज़नेस करता है, लेकिन अगर वो बिज़नेस ऐसा है कि उसकी प्रेजेंस के बिना हो ही नहीं सकता, तो अगर वो उसकी जो शॉप है उसका अगर 2 दिन शटर नहीं खोलेगा तो 2 दिन का प्रॉफिट उसे गंवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ देखा आपने संकेत सर, कि अगर वो बंदा एक्टिवली काम नहीं करता ना, तो उसकी इनकम 0 हो जाती है। और दूसरी इनकम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ऐसी है कि जिसमें सिस्टम्स काम करते हैं। वो पर्सन जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कम होता है, लेकिन उसका पैसा उसके लिए काम करता है। उसने जिस लोगों को हायर किया है, वो लोग उनके लिए काम करते हैं और वो पैसे कमाता है। तो ये जो डिफरेंस है कि भाई एक अमीर है और एक गरीब है। गरीब इसलिए गरीब है या मिडिल क्लास इसलिए मिडिल क्लास है
क्योंकि वो जितना वक्त देते हैं उतने ही पैसे उनको मिलते हैं। और अमीर इसलिए अमीर होते हैं कि चाहे वो वक्त दे कि न दे, उनकी सिस्टम और उनका पैसा उनके लिए काम करता है और वो अर्निंग करते रहते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है संकेत सर, कि वो बंदा अगर सो गया है ना, अगर आज उसने कुछ काम नहीं किया, आज 8-10 घंटे सो गया, फिर भी उसका पैसा बढ़ता रहेगा। और यही डिफरेंस है रिच डैड और पुअर डैड में। तो आपको पता चल गया ना कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। उसका मतलब क्या है कि पैसे, उनके पास जो पैसे हैं वो पैसे अमीरों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो सिस्टम होती है वो सिस्टम अमीरों के लिए काम करती है। उनका जो स्टाफ है वो अमीरों के लिए काम करता है। और इसलिए यहाँ बुक में कहा गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो ऐसी सिस्टम बनाते हैं जो सिस्टम वो काम करे तब भी काम करती है, और वो काम न करे तब भी काम करती है। इसलिए कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हमें सर। तो इस विषय में आगे बढ़ते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है। तो अगर आपको एक ही सेंटेंस में उसे समझना है, तो जो भी चीज़ आप परचेस करते हो वो अगर आपको पैसे कमा के देती है तो वो एसेट है, और जिसमें आपके जेब में से पैसे जाते हैं वो सभी लायबिलिटीज़ है। जैसे कि अगर किसी ने कोई कार परचेस की तो क्या हुआ, उसकी जेब में से पैसे गए, हर रोज़ पेट्रोल का भी खर्च होगा, उसका मेंटेनेंस का खर्च होगा। तो वो जब कार परचेस करते हैं ना तो वो कहलाती है लायबिलिटीज़। लेकिन अगर इसी कार को आप अगर उबर या ओला में इनकम जनरेट करने के लिए लगा दे तो यही कार आपकी एसेट हो जाएगी। ओके। तो कोई भी चीज़ अगर हमें इनकम देती है तो वो एसेट है, और कोई भी चीज़ हमारे जेब में से पैसे निकालती है, खर्च करना पड़ता है, तो वो सभी लायबिलिटीज़ है। जो अमीर लोग होते हैं वो अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एसेट में करते हैं, और इसलिए ही वो अमीर रहते हैं। और जो मिडिल क्लास या जो पुअर होता है वो क्या करता है, उसको लगता है कि उसकी कार उसकी एसेट है, लेकिन उसकी कार उसकी एसेट नहीं है, क्योंकि हर साल उस कार की वैल्यू कम होगी, हर साल उस कार के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो नॉर्मल पुअर और मिडिल क्लास को लगता है कि ये उसकी एसेट है, लेकिन वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटीज़ है। सर आपने जो बताया उसके ऊपर से बहुत सारे हमारे दर्शकों का क्वेश्चन भी है कि हमारी घर को, हम जो घर खरीदते हैं उनको हमें एसेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और हमारे सभी दर्शकों का ये प्रश्न है, आपने बताया। तो हमारा जो घर हम परचेस करते हैं वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें हम खर्च करते हैं, उसमें जो बिल्स आते हैं वो पे करते हैं, उसका जो टैक्स आता है प्रॉपर्टी टैक्स वो हम पे करते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें से हम कुछ कमा नहीं रहे, हमको इनकम नहीं हो रही। लेकिन अगर इसी घर को आप रेंट पे दे दें और वो घर में से आपको इनकम हो तो फिर ये वो आपकी एसेट हो जाएगी। तो याद रखना है
जिससे इनकम होती है वो एसेट, और जिससे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो है लायबिलिटी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सर, इस बुक में वित्तीय शिक्षा यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इसका क्या महत्व दर्शाया गया है? फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में क्या है कि हमारी जो स्कूल है ना, मैंने भी स्कूलिंग किया है, आपने भी स्कूलिंग किया है, लेकिन कभी हमारी स्कूलों में हमें सिखाया नहीं गया कि कैसे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम रिस्क लेकर अपनी इनकम को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये कोई एजुकेशन हमें स्कूल में नहीं दिया गया। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि स्कूल में जाना गलत है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाके आप वो रेगुलर आप काम करना, वो सब तो आपको सीखना ही है, और हमारा जो ब्रेन है उसको डेवलप भी करना है। लेकिन स्कूल का एजुकेशन पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है संकेत सर। स्कूल का एजुकेशन सिर्फ किसी ने लिया है तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा, वो कभी मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बन सकेगा। उसको वित्तीय शिक्षा चाहिए ही चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए ही चाहिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे बिजनेस में स्टाफ हायर करते हैं, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, कैसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाकर हमारी जो इनकम है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये सभी फाइनेंशियल नॉलेज है जो स्कूल में नहीं दिए जाते। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि स्कूल का एजुकेशन तो लीजिए, लेकिन अगर हो सके तो स्कूलिंग के दरमियान ही आप ये वित्तीय शिक्षा या फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप स्कूल में से जब बाहर आए तो वो नॉलेज आपका इतना अच्छा हो जाए कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें तुरंत ही आप उसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकें। वरना तो क्या होगा दोस्तों, आप कमाना शुरू करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, महंगा मोबाइल परचेस करेंगे, महंगी कार परचेस करेंगे, और वो जो आप सीन सपाटे करेंगे उसमें आपके सभी पैसे आप खर्च कर देंगे, और 5, 10 साल 15 साल के बाद भी आपको बैल की माफिक मजदूरी करती ही रहनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जो यह वित्तीय शिक्षा ले ली तो ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा आपके लिए काम करेगा। सर, आपने वित्तीय शिक्षा के बारे में तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझा दिया, लेकिन सर जो अभी जिस लोगों को हाल ही में जॉब लगी है उनको अमीर बनना है तो वो कैसे कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है संकेत सर। जिसकी नई नई जॉब लगी है उनको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी और पहली सैलरी आपके हाथ में आएगी ना, तो आप में वो खलबली मचेगी कि इस पैसों का मैं क्या करूं। और नॉर्मली जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं संकेत सर, जो मोबाइल होता है उसे अपग्रेड कर लेते हैं, अगर बाइक होता है पुराना तो नया बाइक ले लेते हैं, या फिर पुरानी कार होती है तो नई कार ले लेते हैं, और वो दिखावे पे जाते हैं। वो अपने दोस्तों को, अपने आसपास वाले लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मुझे जॉब मिल गई है, और वो ट्राई करते हैं दिखावे का, और उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। सेम प्रॉब्लम होता है कि जब किसी की सैलरी का इंक्रीमेंट आता है तो वो भी क्या करता है कि जितना इंक्रीमेंट आया है उसके मुताबिक नए खर्चे शुरू कर देता है, तो उसका ग्रोथ नहीं होता। तो अगर किसी की नई नई जॉब लगी है
या अगर किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी का इंक्रीमेंट मिला है किसी को, तो क्या करना है कि उस पैसों को बचाना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि खर्च नहीं करना, लेकिन आपको एक सिस्टम बनानी है कि आपके पास जो भी पैसे आए हैं उसमें अगर आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 50% जितने पैसे फैमिली के लिए खर्च करने ही पड़ते हैं, और अपने पर भी 5-10% तो खर्च करना ही चाहिए। क्योंकि अपने पर भी जो खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो पैसे कमाने की जो ख्वाहिश है वो जनरेट होना बंद हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने हैं। कैसे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने हैं कि मेरी जो भी सैलरी है उसमें से मैं 20% या 25% या 30% जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं प्रॉपरली इन्वेस्ट करूँगा, और उसे एथिकली करना है, रिलीजियसली उसको फॉलो करना है। और अगर जो ये फॉलो करना शुरू कर दिया तो थोड़े साल के बाद उस पर्सन का पैसा ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलना शुरू होगा तब वो पैसा भी उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जिसने पैसे आए और अंदर तितलियाँ मचलने लगी और अगर उसने खर्च करना शुरू कर दिया तो वो पूरी ज़िंदगी वो चक्रव्यूह में फंस जाएगा, और जब वो काम करना बंद करेगा तो उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो उसको पूरी ज़िंदगी भर 60-70 साल तक काम करना पड़ेगा। और वित्तीय शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे अपने पैसों को काम में लगाए, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, जिससे लाइफ में एक वक्त आएगा, उस वक्त के बाद आपको पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। और यही अचीवमेंट हमारे सभी दर्शकों को पानी है और उसको सीखना है, और यही हम करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी में हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करेगा। सर, आपने तो नौकरी पेशा लोगों को आंखें खुलने वाली बात समझा दी। सर, ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो डर और लालच उनके फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं? सभी को डर रहता है संकेत सर। डर ऐसा रहता है कि भाई इनकम बंद हो गई तो, और लालच ये रहती है कि अपने पास जो पैसे आए वो लोगों को दिखाए कैसे। और वो जो लालच है दिखावे की लालच कि अब मैं अच्छे से कमाई करता हूँ, मेरे पास ये कार है, मेरे पास ऐसा मोबाइल है, तो ये जो बातें हैं ना वो ही सबसे बड़ी दिक्कत है। डर रखना नहीं है और लालच से दिखावा नहीं करना। अब इसके लिए क्या कहना चाहता हूँ मैं कि देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग पहले से ही वेल्दी होंगे, तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी। हमारे भारत में आप सोचो कि 90% लोगों को जॉब करनी पड़ती ही है, तो शुरुआत आप जॉब से कीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जो सेविंग है वो प्रॉपरली करना शुरू कर दीजिए। और मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप साइड हसल शुरू कर दीजिए। साइड हसल का मतलब क्या है कि आप अगर शाम को 6 बजे छूट जाते हैं जॉब से, तो 1-2 घंटा ऐसा कुछ काम करना शुरू कीजिए कि वो काम धीरे धीरे आपकी इनकम को बहुत ही बढ़ा सके। छोटी इनकम की बात नहीं कर रहा, 10-15 हज़ार की इनकम की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आप ऐसा कुछ सीखना चालू कर दीजिए कि जो आपकी इनकम को लाखों में, करोड़ों में मल्टीप्लाई कर सके। तो जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन अकेली जॉब करना गलत है। पैसे खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन सेविंग न करे और सिर्फ पैसे खर्च करे तो वो गलत है।
तो ये बेसिक डिफरेंस है जो रिच डैड हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जॉब करने के साथ साथ इनकम को भी ग्रो कर सके, अपने नॉलेज को भी ग्रो कर सके और ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाएं जो बहुत बड़ी इनकम दे सके। क्योंकि अगर हम 20,000, 25,000, 50,000 के चक्कर में फंस गए और उसमें खुश रहना शुरू कर दिया तो अमीर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है। तो इसमें हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी डिसीजन हमारी डर की वजह से नहीं लेनी है। अगर आप डर की भावना से नियंत्रित होना शुरू हो गए, डर ने आप पे कब्जा कर लिया, डर आप पे हावी हो गया, तो क्या होगा दोस्तों कि आपके सभी डिसीजन डर से इन्फ्लुएंस होंगे। और डर वो इतनी नेगेटिव फीलिंग है कि वो आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देगी। तो वो ध्यान में रखना है कि डर से काम नहीं करना, यानी कि डरते डरते हुए छोटी छोटी इनकम में खुश नहीं होना, बड़ी इनकम के लिए कैसे स्टेप्स ले, बड़ी इनकम पाने के लिए क्या कर सके, उन सभी बातों को करते रहना है और धीरे धीरे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ नॉलेज भी बढ़ाना है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ इनकम भी बढ़ानी है। सर आपने वो डर का तो हमें समझा दिया। तो ये नौकरी पेशा लोग रैट रेस में फंस जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें क्या है, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रैट रेस में जीत जाओ तो भी आखिरकार आप रैट ही रहते हो। यानी कि चूहे की अगर रेस लगाई जाए और अगर इसमें कोई जीते तो फिर भी वो तो चूहा ही रहेगा। तो जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब करते ही रहना और जॉब के सिवा कुछ न सोचना, वो रैट रेस है। दूसरा क्या होता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके EMIs इतने ज़्यादा वो लोग बढ़ा देते हैं कि जो इनकम होती है वो तो EMIs पे करने में चली जाती है, बिल्स पे करने में चली जाती है, दिखावा करने में चली जाती है। तो उनके पास पैसे बचते ही नहीं, और अगर पैसे बचेंगे नहीं तो वो इस रेस में से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। इसीलिए उसे रैट रेस कहा गया है। लेकिन अगर वो पैरेलल में कोई बिजनेस डेवलप करना शुरू कर दे, या अगर वो हाई इनकम स्किल, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अगर वो हाई इनकम स्किल सीखना शुरू कर दे तो वो बहुत ही जल्द इस रैट रेस में से बाहर निकल सकता है। और अगर ये वित्तीय शिक्षा का उपयोग करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, SIPs ले सकता है, या वो कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो वो अच्छी तरह से ग्रो करने वाले हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इस रैट रेस में से वो बाहर निकल सकेगा। वरना मैंने तो देखा है कि लोग 60-70 साल के हो जाते हैं, फिर भी जब वो 20 साल का था तो भी मिडिल क्लास था, और 70 साल का हुआ फिर भी मिडिल क्लास ही रहता है। तो ऐसी ज़िंदगी का मैं कोई मतलब नहीं समझता। तो पहले से आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि अभी जॉब करना मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा फ्यूचर तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, माई मनी विल वर्क फॉर मी, यानी कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा और मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। यानी कि पैसिव इनकम के ऐसे सोर्स बनाएंगे, पैसिव इनकम के ऐसे सोर्स बनाएंगे कि वो काम करे तो भी कमाई होगी और वो काम न करे तो भी कमाई होगी। तो रैट रेस में से निकलना है, क्योंकि EMI वाली जो रैट रेस है उसमें से जितना जल्दी निकल सको प्लानिंग शुरू कर दो। सर, इस बुक में
रॉबर्ट जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं? संकेत सर, जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है, इल्यूज़न। क्योंकि अभी देखो कि कितने लोगों की जॉब चली जा रही है। कल ही मैंने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई आ जाने की वजह से 9000 लोगों को फायर कर दिया, 9000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो आप देखो कि इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस दुनिया में कि किसी की जॉब सिक्योर नहीं है। अगर कोई सीईओ होगा, वो भी अगर अच्छा काम नहीं करता ना, तो सीईओ को भी निकाल देते हैं। तो जो छोटे मोटे एम्प्लॉई है उनकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। जो छोटे मोटे एम्प्लॉई है उनकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि जॉब करते वक्त साथ में स्किल डेवलप करनी है। जॉब करते वक्त साथ में स्किल डेवलप करनी है। हर 6 महीने में 1-2 नई स्किल ऐसी डेवलप करनी है कि जिससे हमारे 1-2 नए सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। और जो भी मिलियनेयर बिलियनेयर होते हैं उनके मिनिमम 7 से 8 इनकम सोर्स होते ही है। लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास है उनका एक इनकम का सोर्स होता है। और अगर उस बंदे को कुछ हो गया तो पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है। पूरा फैमिली बेचारा कुछ नहीं कर सकता और रोता रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है, याद रखना। साथ में स्किल डेवलप करनी है। सर, ये जॉब सिक्योरिटी का तो पता चल गया, लेकिन ये मानसिकता जो होती है वो अमीर बनने के लिए कैसे जवाबदार होती है? ફરીથી એકવાર તમે થોડાક મોટા અવાજમાં બોલો। ઓકે। તું એમ જ રાખે ને। ओके सर, ये जॉब सिक्योरिटी का तो पता चल गया, लेकिन ये मानसिकता जो होती है वो अमीर बनने के लिए कैसे जवाबदार होती है? ये जो माइंड सेट की बात है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अमीर होता है ना, उसका माइंड सेट ही पहले से अमीरों वाला होता है। और जो गरीब और मिडिल क्लास होता है ना, उसका माइंड सेट पहले से ही इतना गरीब और माइंड सेट भी मिडिल क्लास होता है। वो जब सोचते हैं ना, तो वो सोचते भी मिडिल क्लास के जैसे ही है। और अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, कोई गरीब या मिडिल क्लास की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही सोचेगा जैसे कोई मिडिल क्लास सोचता है। लेकिन अगर आपको उस ट्रैप में से बाहर निकलना है, तो पहले 2 बात याद रखो कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपका माइंड सेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकूं। और दूसरा, हमेशा सोचना है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं इस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से सर, इस बुक में रॉबर्ट जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं? संकेत सर, जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है, इल्यूज़न। क्योंकि अभी देखो कि कितने लोगों की जॉब चली जा रही है। कल ही मैंने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई आ जाने की वजह से 9000 लोगों को फायर कर दिया, 9000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो आप देखो कि इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस दुनिया में कि किसी की जॉब सिक्योर नहीं है। अगर कोई सीईओ होगा, वो भी अगर अच्छा काम नहीं करता ना, तो सीईओ को भी निकाल देते हैं। तो जो छोटे मोटे एम्प्लॉई है उनकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। जो छोटे मोटे एम्प्लॉई है उनकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि जॉब करते वक्त साथ में स्किल डेवलप करनी है। जॉब करते वक्त साथ में स्किल डेवलप करनी है। हर 6 महीने में 1-2 नई स्किल ऐसी डेवलप करनी है
कि जिससे हमारे एक दो नए सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। और जो भी मिलियनेयर बिलियनेयर होते हैं उनके मिनिमम 7 से 8 इनकम सोर्स होते ही है। लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास है उनका एक इनकम का सोर्स होता है, और अगर उस बंदे को कुछ हो गया तो पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है। पूरा फैमिली बेचारा कुछ नहीं कर सकता और रोता रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है, याद रखना। साथ में स्किल डेवलप करनी है। सर, ये जॉब सिक्योरिटी का तो पता चल गया, लेकिन ये मानसिकता जो होती है वो अमीर बनने के लिए कैसे जवाबदार होती है? ये जो माइंड सेट की बात है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अमीर होता है ना, उसका माइंड सेट ही पहले से अमीरों वाला होता है। और जो गरीब और मिडिल क्लास होता है ना, उसका माइंड सेट पहले से ही इतना गरीब और माइंड सेट भी मिडिल क्लास होता है। वो जब सोचते हैं ना, तो वो सोचते भी मिडिल क्लास के जैसे ही है। और अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, कोई गरीब या मिडिल क्लास की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही सोचेगा जैसे कोई मिडिल क्लास सोचता है। लेकिन अगर आपको उस ट्रैप में से बाहर निकलना है तो पहले 2 बात याद रखो कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपका माइंड सेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकूं। और दूसरा, हमेशा सोचना है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं इस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखता, और मैं अमीर होता तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता। इससे क्या होगा कि जो माइंड सेट है गरीब और मिडिल क्लास का, वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगा। ये प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। आज से शुरू करेंगे तो शायद 6 महीने हो सकते हैं, शायद 1 साल हो सकता है, कई लोगों को 2 साल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचने का तरीका ही नहीं बदला तो फिर कभी अमीर नहीं बन सकेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। सर, ये मानसिकता की बात आपने जो की, तो मैंने कई बार देखा है कि जो गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सिर्फ सेविंग पे भार देते हैं। तो क्या सिर्फ सेविंग से अब अमीर बन सकते हैं? सिर्फ सेविंग से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर सिर्फ सेविंग करेंगे, यानी कि किसी के पास जो पैसे बचते हैं वो बैंक में डाल देता है, बैंक में जो रिटर्न आता है उसके परसेंटेज कम होते हैं, और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। तो आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहे। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल 35,000 का आता था, वो मोबाइल अब 1.5 लाख का आता है। तो आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे हैं। पैसे कितने बढ़ने चाहिए? जो महंगाई के परसेंटेज है, जैसे कि अगर महंगाई 6% बढ़ती है, हर साल महंगाई 6% बढ़ती है, तो आपके पैसे 10%, 12%, 18%, 25% बढ़े तो आपको वो फ़ायदा देगा, वरना तो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कि आप आपके पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता हो। SIP कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक अच्छा आइडिया ये है कि आप हाई इनकम स्किल डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे इन्वेस्टमेंट। तो आप हाई इनकम स्किल सीखिए, जिससे अगर आप अभी हर महीने 20,000 कमाते हैं तो आप हर महीने 50,000 कमा सकते हैं। आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी क्या बात कर सकते हैं कि आप कोई बिजनेस पैरेलल में डेवलप करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बिजनेस डेवलप करना शुरू कीजिए। वो बिजनेस आपको 1-2 साल में इतनी अच्छी इनकम देगा कि आपकी जो सैलरी है उससे भी ज़्यादा आप बिजनेस में से कमाई कर सकोगे।
तो ही आप महंगाई को कवर कर सकोगे, वरना तो बैंक में पैसे डालते रहोगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो आफ्टर ऑल आपका पैसा बढ़ता नहीं। ध्यान में रखना, आफ्टर ऑल आपका पैसा नहीं बढ़ता। तो अकेले बैंक में पैसा डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्स और कंपनियों के बारे में रिच डैड की क्या सीख थी? यहाँ क्या होता है संकेत सर, कि जो रिच डैड है ना, वो इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि कंपनीज़ में ऐसे नियम रहते हैं कि पहले हमारी जो इनकम होती है उसमें से हम जो खर्च करते हैं वो पहले माइनस किए जाते हैं, और बाद में जो पैसे बचते हैं उन पे टैक्स देना होता है। तो इसमें क्या है संकेत सर, कि जो जॉब करता है ना, उसको उसकी इनकम पे पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर उसके हाथ में पैसे आएंगे। जैसे कि अगर किसी की 1 ईयर की इनकम अगर 25 लाख रुपीज़ है, तो इंडिया में अगर देखें तो पहले 12 लाख पे क्या होता है, 12 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ता, या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर। तो उसके बचे कितने, 13 लाख रुपए बचे, तो उसको 13 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी वाला है तो कंपनी वाला क्या करेगा, पहले उसकी इनकम होगी, फिर वो पूरे खर्चे करेगा। वो कंपनी की कार भी ला सकता है, कंपनी की बड़ी ऑफिस भी बना सकता है, कंपनी के लिए उससे जितने खर्चे करने हैं उतने खर्चे करेगा, और बाद में जो पैसे बचेंगे उस पे उसे टैक्स देना होता है। तो बेनिफिट क्या है कि अगर हम हमारा फाइनेंस, हमारे पैसे कुछ उस तरह से मैनेज करें जिससे पहले हमारे खर्चे हमें मिल जाए और फिर उस पर अगर टैक्स देना पड़े बाद में, तो ये अच्छा रहता है। तो अगर बात करें कि मुकेश अंबानी, तो उनका क्या होता है पहले, कि पहले वो खर्च करते हैं, जो भी इनकम होती है ना, पहले बढ़िया सी ऑफिस बनाएंगे, मर्सिडीज लाएंगे, बराबर, पूरा जितना खर्च करना है ना, जितने एम्प्लॉय रखने हैं इतने एम्प्लॉय रख लेंगे, पूरा खर्चा करेंगे, और बाद में जो पैसे बचते हैं ना उस पर वो टैक्स देते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज पाएँ, ऐसा अगर आप कोई कोर्स करें जिससे आपको पता चले कि कैसे आपके पैसे को मैनेज किया जाता है और कैसे टैक्स बचाया जाता है, क्योंकि जो लोग मिलियनेयर बिलियनेयर होते हैं उनके पास ऐसी टीम होती है कि जो उनका टैक्स बचाती है, और जो नॉर्मल होते हैं, गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी इनकम करते हैं उन पे पहले टैक्स दे देते हैं, तो उनके हाथ में इनकम ही कम आती है, इसलिए वो अमीर नहीं हो सकते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इससे तो पता चलता है कि सारे लोगों को पहले टैक्स के, फाइनेंस के नॉलेज लेने के लिए कोई भी कोर्स करना ज़रूरी है। यस, ये कोर्स करेंगे ना तो आपका फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा हो जाएगा और लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। सर, ये नेटवर्थ क्या होती है? देखो, नेटवर्थ में क्या होता है कि हमारी जो टोटल हमारे पास पैसे होते हैं, नेटवर्थ में क्या होता है, हमारे पास जो टोटल पैसे होते हैं ना उसे नेटवर्थ कहते हैं। टोटल पैसे किस तरह से हम गिनेंगे, तो हमारी जो रेगुलर इनकम होती है वो इनकम, अगर हमारे पास घर है, अगर हमारे पास कार है, अगर हमारे पास ज़मीन जायदाद है, अगर हमारे पास कोई दुकान है, अगर हमारे पास कोई फ्लैट है, जो टोटल पैसे होते हैं ना, टोटल पैसे जिसमें हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास गहने हैं,
सब कुछ कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को हम कहते हैं नेट वर्थ। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर महीने चेक करते रहना चाहिए कि भाई हमारी नेटवर्थ कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनकी नेटवर्थ बहुत ही बड़ी होती है, करोड़ों रुपए में उनकी नेटवर्थ होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, नेटवर्थ बढ़ानी है। सर ये नेटवर्थ के बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक दूसरा शब्द भी है, बहुत भारी शब्द है, वित्तीय स्वतंत्रता, माने कि फाइनेंशियल फ्रीडम। सर ये क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है संकेत सर, कि जब कोई बंदा है जिसका हर महीने का खर्च 2 लाख रुपए है और अगर वो कोई भी काम न करे, पूरे महीने वो कोई भी काम न करे और उसने जो भी पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें से हर महीने उसको 2 लाख रुपए मिले, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके सभी खर्चे निकलते हैं, फिर भी उसको कुछ काम करना पड़ता नहीं। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जब हमें हमारे खर्चों के लिए कोई भी काम करना नहीं पड़े, फिर भी हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो। हम जैसी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं वो लग्जूरियस लाइफ जीते रहें विदाउट एनी वर्क, तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब हम पैसे कमाना शुरू करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, याद रखना पहले दिन से ही हमें एक पार्ट है 20%, 25%, 30%, जितना ज़्यादा कर सको वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही कर देना है। क्यों? क्योंकि 5, 10, 15 साल के बाद एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपने पहले से ही इन्वेस्टमेंट की स्किल डेवलप कर ली तो फ्यूचर में कभी आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग बेचारे 8 घंटे की नौकरी होती है, फिर दूसरे 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है। तो शुरुआत में अगर आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो करना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन पहले से ही इन्वेस्टमेंट सीखता ही रहना है। पहले से ही इन्वेस्टमेंट सीखेंगे ना तो एक वक्त आएगा जब आप राजा महाराजाओं की तरह से बिना काम करे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। तो ओवर टाइम से भी बचेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाएंगे। सर ये कैश फ्लो समझना क्यों ज़रूरी है? ये बुक में कैश फ्लो के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे रॉबर्ट जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनको सिर्फ उतना ही पता होता है कि उनके पैसे कहाँ पर जाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनको दोनों बातें पता होती है, पैसे कहाँ से आते हैं और पैसे कहाँ पर जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो हर महीने बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, एक तरफ कहाँ से पैसे आते हैं, कितने पैसे आते हैं वो लिखते हैं, और दूसरी तरफ कहाँ पैसे जाते हैं, कितना खर्च होता है वो लिखते हैं। और अमीर लोग दूसरी बात क्या करते हैं कि जो खर्च है उसमें देखते हैं कि भाई बेफिजूल कौन सा खर्च लास्ट मंथ कर लिया है, तो वो बेफिजूल जो खर्च करते हैं वो खर्च काट देते हैं, कम नहीं करते, वो निकाल ही देते हैं। वो ऐसा खर्च ही नहीं करते जो फिजूल का खर्च होता है, और जिससे उनकी इनकम भी बढ़ती है, ग्रोथ भी होता है, और वो पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाते
तो समझ लो कि आप गरीब और मिडिल क्लास ही रहोगे। अमीर बनना है तो आज से ही बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि गरीबों को पता नहीं रहता कि पैसे कहाँ जाते हैं। आमदनी अट्ठन्नी होती है और खर्चा रुपया कर लेते हैं और फिर गरीब ही रह जाते हैं या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो कैश फ्लो के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी है, आज से ही शुरू कर दीजिए। सर, आपने जो बेफिजूल खर्चों की बात की, तो ये बेफिजूल के खर्चे क्या क्या होते हैं और इसे कम कैसे करें? बेफिजूल के खर्चे क्या है दोस्तों, कि जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम परचेस करना चाहते हैं या परचेस कर लेते हैं, वो बेफिजूल के खर्च है। अगर आपकी इनकम अभी कम है और अगर 15,000 के मोबाइल से भी आपकी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन आप EMI पे 1.5 लाख का मोबाइल लाते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख का मोबाइल है, तो ये बेफिजूल का खर्च है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपके पैसों को काम पे लगाना है। अभी आपके पास पैसे ही कम हैं और आप खर्चा ज़्यादा करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाले, कि इनकम कम है लेकिन वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ब्रांडेड कपड़े इतने महंगे आते हैं कि एक ब्रांडेड कपड़े के खर्च में तो उनका 6 महीने का कपड़े का खर्च निकल सकता है। तो किसी को दिखाने के लिए आप जो भी खर्चा करना चाहते हैं वो सभी बेफिजूल के खर्च हैं। कोई चीज़ आपको पसंद है वो अलग बात है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए जो खर्च करते हैं वो अलग बात है। और चाहे आपको कुछ भी पसंद हो, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो कम खर्च ही करना है। EMI को पालना नहीं है। जितने ज़्यादा EMIs बढ़ाएंगे उतने देर से आप अमीर बनेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भूल जाओ। अगर आप EMI बढ़ाते रहोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कभी नहीं मिलेगी। सर, कैश फ्लो के बारे में समझ आ गया, खर्च के बारे में सब समझ आ गया, लेकिन कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 बातें आती है। पहली है ई यानी कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी बात है। एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, कोई भी बिजनेस करता है लेकिन उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉय कहेंगे। बी बिजनेस ओनर। आई इन्वेस्टर। तो इसमें जब पहले 2 है वो कभी अमीर नहीं बनते। एम्प्लॉय है वो कभी अमीर नहीं बनता और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी कभी अमीर नहीं बनता। जो बिजनेस करता है वो ही अमीर बनता है और जो इन्वेस्ट करता है वो ही अमीर बनता है। तो अगर आपको अमीर बनना है लेकिन अभी आप जॉब करते हैं तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ नया शुरू करो, स्किल बढ़ाओ और बिजनेस शुरू करो और धीरे धीरे उसका ग्रोथ करो। और आपको BI में आना ही है, बिजनेस ओनर बनना ही है, इन्वेस्टर बनना ही है, तभी आप अमीर बन सकोगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? कई लोगों को मिक्स हो जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगता है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिजनेसमैन नहीं है। कैसे? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए वक्त देता है, हर रोज़ 8 घंटे या 10 घंटे वक्त देता है, तो उसे बिजनेसमैन कभी नहीं कहेंगे। बिजनेसमैन वो बंदा है कि जो दिन में 1 घंटा भी काम न करे फिर भी उसका काम चलता रहे। उसने जिन लोगों को हायर किया है वो लोग काम करते हैं और वो सिर्फ देखता रहता है कि भी बिजनेस डेवलप कैसे करना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? कई लोगों को मिक्स हो जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगता है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिजनेसमैन नहीं है। कैसे? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए वक्त देता है, हर रोज़ 8 घंटे या 10 घंटे वक्त देता है, तो उसे बिजनेसमैन कभी नहीं कहेंगे।
बिजनेसमैन वो बंदा है कि जो दिन में 1 घंटा भी काम न करे फिर भी उसका काम चलता रहे। उसने जिन लोगों को हायर किया है वो लोग काम करते हैं और वो सिर्फ देखता रहता है कि भी बिजनेस डेवलप कैसे करना है। तो अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपको काम करना पड़ता है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन नहीं हो। और अगर आपके नीचे टीम काम कर रही है, टीम काम करती है और आप कमाते हैं, तो समझ लो कि आप बिजनेसमैन हो। सर, आपने इस बुक के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हमें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे दर्शकों में से कोई आज 0 से शुरुआत करे तो वो अमीर कैसे बन सकते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी मिलियनेयर बिलियनेयर हैं ना, उसमें से 85% मिलियनेयर बिलियनेयर ने 0 से ही शुरुआत की है। दुनिया में जितने मिलियनेयर बिलियनेयर है उसमें से 85% लोगों ने 0 से ही शुरू किया है। तो पहली बात तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 0 से शुरू करना है तो पहला ही काम आपको सीखने से शुरू करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभी सीखोगे उतनी ज़्यादा आपकी मंथली इनकम बढ़ना शुरू होगा। और जब मंथली इनकम बढ़ेगी तभी आप उसको निवेश कर सकोगे, वरना तो अभी तो आपको क्या होता होगा कि आप जो कमाई करते हैं उतना तो आपका खर्च हो जाता है, तो फिर तो आपके पैसे बचेंगे नहीं, और बचेंगे 2-4 हज़ार, उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। तो पहले अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, सीखना शुरू कर लीजिए और ऐसी स्किल सीखें जो आपको साइड इनकम देना शुरू कर दे। और साइड इनकम शुरू करें, बिजनेस डेवलप करना शुरू कीजिए। और आज के ज़माने में नॉलेज पाना बहुत ही इजी है दोस्तों। यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में से आप जो सीखना चाहो वो सीख सकते हैं। सिर्फ आपको हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और आज से ही अपना माइंडसेट मिलियनेयर और बिलियनेयर वाला बनाना है और आगे बढ़ते रहना है और हमेशा एक ही गोल के साथ काम करना है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं अमीर मरूंगा। अंडरस्टैंड? हमारे माँ बाप गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारे बच्चे के माँ बाप गरीब नहीं होने चाहिए।